तो पिछली क्लास में आप लोगों को संसद के बारे में पढ़ा रहा था, तो उसी में आज अनुच्छेद पढ़ाएंगे 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। हमने संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अब संसद के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले प्रस्तावना और मौलिक अधिकार के बारे में भी पढ़ाया है, तो जो लोग नहीं क्लास देखे हैं वो उसको भी देख सकते हैं। हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ाया है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसको भी देख सकते हैं क्लास। तो लिख लेते हैं संसद। तो अनुच्छेद 84, तो इसमें क्या दे रखा है? संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अगर आप संसद के सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो योग्यताएं हैं उसकी इसमें किस अनुच्छेद में दे रखी है? अनुच्छेद 84 में दे रखा है। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता की सदस्यता के लिए योग्यता, संसद की सदस्यता के लिए या संसद के सदस्यों के लिए जो योग्यता है किस अनुच्छेद में है? 84 84 में अनुच्छेद में दे रखा है। संसद हमारा किस भाग में आता है? भाग 5 के अंतर्गत आता है। तो इसमें अब योग्यता के बारे में लिखते हैं। पहले क्या होना चाहिए? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी संवैधानिक पद होता है तो उसमें सीधे ही पहली बात लिखी होती है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है, उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत, जो चुनाव आयोग निर्धारित करे, किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होगी। तो अगर जो व्यक्ति बनना चाहता है तो उसको क्या, चुनाव आयोग द्वारा जो भी व्यक्ति वो नियुक्त करेगा उसके सामने उसको शपथ लेना पड़ेगा। कौन से शपथ लेना पड़ेगा? वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा, इसकी शपथ, और भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखेगा। तो जब ये शपथ लेगा चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सामने, तो क्या संसद का सदस्य बन सकता है। तो उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत, चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के सामने, किसी व्यक्ति के सामने शपथ, किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होगी। किस चीज़ की शपथ? कि वह भारत के संविधान के प्रति, कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा, सच्ची आस्था और निष्ठा रखता है, सच्ची आस्था और निष्ठा रखता है, और भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, और भारत की संप्रभुता और अखंडता संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा।
तो योग्यता क्या है? योग्यता क्या है? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होगी, वह भारत के संविधान की कौन सी शपथ लेनी होगी? वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखता है और भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा। अगली है, उसे राज्यसभा में स्थान के लिए 30 वर्ष की आयु, यानी राज्यसभा में उसको सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष की, और लोकसभा में 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए उसकी। तो लिख लेते हैं, उसे राज्यसभा में, उसे राज्यसभा में स्थान के लिए 30 वर्ष की आयु और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु, लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। तभी वो सदस्यता के लिए क्या होगा? योग्य होगा। अब एक अधिनियम आता है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। भाई संसद को अधिकार दे दिया संविधान ने कि और भी नियम आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम आता है संसद के द्वारा, लिख लेते हैं, जनप्रतिनिधि अधिनियम। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा। अब इसमें क्या है? तो इसमें बताया गया है कि उसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, जो व्यक्ति है उसको राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। जहाँ से वो लड़ना चाह रहा है वहाँ उस क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। तो जो ये अनिवार्यता थी, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए पहले अनिवार्यता ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए थी, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया 2003 में सरकार ने इसको बाद राज्यसभा के लिए समाप्त कर दिया। ये बाध्यता कि उस क्षेत्र का होना चाहिए राज्यसभा के लिए समाप्त कर दिया। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जो संघ या राज्य क्षेत्र हैं उसमें निर्वाचन क्षेत्र है तो उसके पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, उस क्षेत्र से पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। अगर आपको लड़ना है वहाँ उस क्षेत्र से तो आपका पंजीकरण होना चाहिए मतदाता सूची में। ये अनिवार्यता दोनों के लिए था, लोकसभा का चुनाव हो चाहे राज्यसभा का। लेकिन 2003 में सरकार ने क्या किया, राज्यसभा के लिए ख़त्म कर दिया। अब उसके लिए अनिवार्यता ख़त्म हो गई कि उस क्षेत्र के आप जो है पंजीकृत मतदाता हो। तो लिख लेते हैं इसको। पहला पॉइंट, उसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का, उसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का, उसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का उस निर्वाचन क्षेत्र के, उस निर्वाचन क्षेत्र का, उसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। मतदाता होना चाहिए। यह अनिवार्यता पहले, यह अनिवार्यता पहले, यह अनिवार्यता
पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए था। लोकसभा एवं और राज्यसभा दोनों के लिए था। लिख लो, दोनों के लिए थी। यह अनिवार्यता पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए थी, लेकिन 2003 में सरकार ने राज्यसभा के लिए इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। अच्छा, इसकी जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा हुई तो 2006 में उसने भी सरकार के निर्णय को सही बताया कि राज्यसभा के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है। 2, तो यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है, दूसरा है यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है या किसी वर्ग के लिए आरक्षित है, तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। जो सीटें आरक्षित करके रखी गई हैं तो उनको लड़ने के लिए वो क्या उस क्षेत्र या राज्य, उस राज्य में या संघ शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए, जो आरक्षित सीटों पर लड़ना अगर वो चाह रहा है। और अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं वो किसी भी सीट पे, जो आरक्षित हैं उन पे भी लड़ सकते हैं, जो नहीं हैं उन पे भी लड़ सकता है। लेकिन जो अगर आरक्षित हैं कहीं सीटें तो उन पर सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के ही लोग लड़ सकते हैं। तो लिख लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ कोई भी राज्य, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। तो उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में वो होना चाहिए व्यक्ति को। अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य, जो अनुसूचित जाति, सूचित जाति या जनजाति के सदस्य, तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य हैं वो उन सीटों के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं। वो उन सीटों के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं
जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। उनके लिए आरक्षित नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उस क्षेत्र में उसका नाम अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में दर्ज होना चाहिए, और अनुसूचित जाति या जनजाति का जो सदस्य है उन सीटों के लिए भी चुनाव लड़ सकता है जो उनके लिए आरक्षित नहीं होती हैं। तो अब अयोग्यता देख लेते हैं। तो अयोग्यता, अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है तो क्या होगा, सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा। तो संसद द्वारा यह तय कोई पद या मंत्री का पद लाभ का पद नहीं काउंट होता है, नहीं माना जाता है। संसद द्वारा तय हो या मंत्री का पद, ये लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। फिर वह घोषित दिवालिया न हो, किसी अपराध में 2 वर्ष से उससे अधिक की उसको सज़ा ना हुई हो, अगर सज़ा हुई हो तो फिर वो अयोग्य हो जाएगा। उसे छुआछूत, दहेज व सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों के लिए उस या अपराधों में संलिप्त उसको ना पाया गया हो। अगर वो पाया जाता है तो क्या हो जाता है, अयोग्य हो जाता है। तो लिख लेते हैं, वह लाभ का पद धारण करता हो, वह लाभ का पद धारण करता हो। अगर लाभ का पद धारण करता होगा तो क्या होगा, अयोग्य होगा। संसद द्वारा तय कोई पद, संसद द्वारा तय कोई पद, अगर संसद कोई पद निर्धारित करता है या मंत्री पद लाभ का पद नहीं माना जाता है, तो अगर संसद कोई पद तय कर रहा है या मंत्री का पद, तो ये लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। अगली है, वह घोषित दिवालिया है, वह घोषित दिवालिया है। अगर वो घोषित दिवालिया तब भी वो अयोग्य होगा। किसी अपराध में 2 वर्ष, किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा हुई हो, अगर उसको 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा हुई है तब भी वो संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाएगा। अगला, उसे छुआछूत दहेज, उसे छुआछूत दहेज, उसे छुआछूत दहेज व सती प्रथा जैसे छुआछूत दहेज व सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों के
के प्रसार में बढ़ावा देने में, यानी प्रसार करने में, प्रसार में लिप्त संलिप्त पाया गया हो तो क्या होगा? संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। अब एक अयोग्यता होती है संसद में दल बदल के आधार पर, तो इसको भी लिख लेते हैं। संसद दल बदल के आधार पर अयोग्य। दल बदल के आधार पर अयोग्य। या अयोग्यता। तो कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची में दल बदल का उपबंध किया गया है, जो अनुसूचियां हैं उनके उसमें, तो यदि व्यक्ति 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया जाता है, अगर 10वीं अनुसूची के जो उसमें नियम कानून लिखे हैं उसके अनुसार अगर वो दोषी पाया जाता है तो संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा, वो संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है। अब दल बदल में क्या है? यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग कर देता है जिस दल से वो टिकट पर चुनाव लड़ता है, अगर उसका वो छोड़ रहा है तब भी वो संसद की सदस्यता उसकी खत्म हो जाएगी। वह अपने राजनीतिक दल द्वारा, अगर कोई जिस दल से उसने लड़ा है चुनाव उसके द्वारा अगर कोई निर्देश दिया जाता है सदन में, तो उसके विरुद्ध जाकर वो मतदान करता है या मतदान ना करे, तब भी वो क्या हो जाता है? अयोग्य हो जाता है, या उसके पदों चला जाएगा। निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, आप निर्दलीय लड़े थे और वो अब क्या कर रहे हैं? किसी राजनीतिक दल में शामिल हो रहे हैं, तब भी आपकी सत्ता खत्म हो जाएगी। कोई नामित या नाम निर्देशित व्यक्ति है या सदस्य है, 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तब भी वो अयोग्य हो जाता है। तो लिख लेते हैं इनको। यदि व्यक्ति 10वीं अनुसूची, यदि व्यक्ति 10वीं अनुसूची, यदि व्यक्ति 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार उपबंधों के अनुसार 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। तो यदि व्यक्ति 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया जाता है, दल बदल का दोषी पाया जाता है, दल बदल का दोषी पाया जाता है तो संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। तो संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। अब पहला देखिए, यदि वह स्वेच्छा से या उस राजनीतिक दल को, यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल को, यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल को या दल की सदस्यता के यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है, दल को छोड़ देता है जिस दल से उसने
चुनाव लड़ा था। यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल को छोड़ देता है जिस दल से उसने चुनाव लड़ा था। फिर दूसरा है, वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों को अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों को या निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है। निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है। अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है, नहीं करता है। फिर अगला है, निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी दल में शामिल हो जाता है। निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी दल में शामिल हो जाता है, तब भी वो सदस्य नहीं रहेगा। अगला है, कोई नामित या नाम निर्देशित, कोई नामित या नाम निर्देशित, कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 माह में किसी राजनैतिक दल की 6 माह में किसी राजनीतिक दल या दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है या शामिल हो जाता है। कितने? 6 माह के बाद किसी राजनीतिक 6 माह के बाद कोई नामित या नाम निर्देशित जो सदस्य हैं अगर 6 महीने के बाद राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो क्या होंगे? उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 10वीं अनुसूची, जो 10वीं अनुसूची थी, 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के प्रश्नों पर सवालों पर 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों का
राज्य सभा में 10वीं अनुसूची के तहत निरर्थकता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो 10वीं अनुसूची के तहत अगर कोई निर्तहा यानी दल बदल था तो उससे अगर वो अयोग्य व्यक्ति होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? सभापति, राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, ना कि राष्ट्रपति। कौन करेगा? राज्यसभा का होगा तो राज्यसभा का सभापति करेगा और लोकसभा का होगा तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ना कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं करेगा। अब एक मामला आता है कि होतो होलोहन बनाम जच चिल्लू। लिख लेते हैं कि होतो होलोहन बनाम जा चिल्हू। कब था ये केस आया? 1992 केस की होतो होलोहन बनाम जा चिल्लू 1992 केस। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी जो अध्यक्ष और सभापति निर्णय देते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। लिख लेते हैं इस केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति व अध्यक्ष यानी राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष, सभापति और अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब इसके आगे के अनुच्छेद आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाएंगे।